ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सबों के लिए और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और बिहार पुलिस में आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी टाइप से प्रश्न का संकलन आप सबों के लिए हम लेकर आए हैं। और आज आप लोगों के बीच पहला सेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार अगर इस बार बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त करना, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लें। आगे जितना भी सीरीज आएगा आप सभी को देखते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पर चलते हैं। 100 प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों को आपको देखना है जी, सीधा सीधी सेम टू सेम जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से आपका सभी प्रश्न रहेगा इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। आइए आपको हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि यह भारत का है। जिस समय भारत पाकिस्तान संयुक्त रूप से था, उसी समय हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, जिसमें पहला स्थल जो खोज किया गया था, इसमें पहला स्थल खोज हुआ था हड़प्पा। हड़प्पा आपका पहला स्थल का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में और इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसका क्या किया था, खोज किया था। तो आप मित्रों याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसमें पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 ईस्वी में और इसका खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा क्षेत्र वर्तमान में पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पर पड़ता है और रावी नदी के किनारे पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है जो पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है और इसका खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जस्ट इसके बाद इससे एक क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि हड़प्पा के बाद एक और शहर है, दूसरा शहर, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। जिसका नाम है मोहनजोदड़ो और इस शहर का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था और इस खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। राखल दास बनर्जी को जाता है, आप याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। चलिए दो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक बार अगर आप लोग को याद हो गया तो टाइप जरूर कर दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में पहला स्थल जो खोजा गया था हड़प्पा, वो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो आप टाइप में लिख दीजिए जिससे आपको याद हो जाएगा। रावी नदी के तट पर था और हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में। इसके बाद जो आपको याद रहना चाहिए, दूसरा स्थल जो खोजा गया वो खोजा गया था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो पड़ता है सिंध प्रांत, आप याद रखिएगा। सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वहीं पर 1922 में इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब देखिए आपका जो प्रश्न है सीधा सीधी प्रश्न पर चले तो आपका क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था। तो आप याद रखिएगा विशाल स्नानागार आपका है कहाँ, तो यह जगह है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ है, तो यह जगह आपका मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में जिसका खोज जिसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो स्थान का खोज, वही मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार देखने को मिला था। और यह विशाल स्नानागार का खोज जो किया था वह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। विशाल स्नानागार की खोज जो किया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। चलिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दयाराम साहनी साहब का प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए पहला ऑप्शन से कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में
खोज किया था हड़प्पा का, जो रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जॉन मार्शल जो विशाल स्नानागार का खोज जो है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में है, इसका खोज किया था। तो चलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला का ऑप्शन नंबर हो गया डी। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी पहला का ऑप्शन। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए बौद्ध संगीति आपका जो हुआ था अजातशत्रु के समय, यह बौद्ध संगीति आपका राजगीर में किया गया था, गिरिब्रज या राजगीर में आपका किया गया था। और यह पहला बौद्ध संगीति था, फर्स्ट पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। तो आपका जो प्रश्न है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन किया गया था अजातशत्रु के द्वारा और गिरिब्रज या राजगीर में किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था 483 ईसा पूर्व में किया गया था। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए इस अजातशत्रु से कुछ क्वेश्चन आपको और आता है कि अजातशत्रु अगर आपको याद है तो आप लोग टाइपिंग करिए। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे और इसके पुत्र का नाम है, इसके पिता का नाम क्या था, इस बात को आप लोग नोट करिए अगर आपको याद है तो। देखिए अजातशत्रु एक हर्यक वंश के शासक है बिंबिसार। बिंबिसार के ही पुत्र है कौन, अजातशत्रु। बिंबिसार के ही पुत्र है अजातशत्रु, जो यह दानापुर में सैनिक छावनी का भी स्थापना किया था। पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, अजातशत्रु को जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हम लोग। देखिए पहला आपका टोटल कुल कितना बौद्ध संगीति होता है, तो 4 को बौद्ध संगीति होता है। चारों का आप लोग याद रखिएगा, 4 को बौद्ध संगीति कुल होता है। प्रथम बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ, तो राजगिरी में। राजगीर कहिए या राजगिरी कहिए कोई बात नहीं, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हो गया, राजगीर में। बोलिए दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो दूसरा बौद्ध संगीति आपका वैशाली में होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति आपका कहाँ होता है, वैशाली में होता है। और तीसरा बौद्ध संगीति आपका कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति आपका होता है कुंडलवन कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो कनिष्क के द्वारा किया गया था। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी। देखियो एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज के गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का एक नीति इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है हड़प नीति, या इसी को एक और नाम देते हैं व्यापगत का सिद्धांत। इसी का नाम आता है व्यापगत का सिद्धांत। हड़प नीति कहो या क्या कहो, व्यापगत का सिद्धांत। हड़प नीति कहो या क्या कहो, व्यापगत का सिद्धांत, जो डलहौजी ने 1848 ईस्वी में लाया था, याद रखना। और हड़प नीति का उद्देश्य था कि जब किसी भी राजा के पास अपना बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो उसका साम्राज्य जब तक वो राजा है तब तक राजा का साम्राज्य रहेगा, और राजा का जब मृत्यु होगा तो उसका साम्राज्य आपका अंग्रेजी रियासत में मिला लिया जाएगा, यानी हड़प लिया जाएगा। और आप सुनेंगे कि हड़प नीति के तहत बहुत सारे राजा का साम्राज्य हड़प लिया गया, जिसमें पहला नाम आता है सतारा। और सतारा के जो राजा थे अप्पा साहेब, वो अप्पा साहेब का प्रथम साम्राज्य 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आप इसको याद रखिएगा। गेस क्वेश्चन है आपका बिहार पुलिस का, कि सबसे पहले
जो डलहौजी का हड़प नीति है, इस हड़प नीति का शिकार कौन सा साम्राज्य हुआ था? तो वो साम्राज्य आपका कौन हुआ था? सतारा। कौन हुआ था? सतारा। कितने ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1848 में। और साथ ही साथ आपसे जब पूछे अवध भी हड़प नीति का शिकार हुआ था 1853 ईस्वी में। 1853 में यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, और गंगाधर राव का खुद का बेटा नहीं था, और इसकी पत्नी जो लक्ष्मीबाई थी, तो अगर गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है तो लक्ष्मीबाई चाहती है कि मेरा साम्राज्य मेरे पास रहे, लेकिन लक्ष्मीबाई का साम्राज्य 1853 में हड़प लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो याद रखिएगा, यही लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो 1857 में अंग्रेज से लोहा लेने का काम किया, मतलब अंग्रेज से लड़ने का काम किया था। और याद रखिए, आप लोग से क्वेश्चन है कि आप बताइए कि अवध को हड़पा गया था कब और किसके आधार पर? जल्दी से जल्दी टाइपिंग करिए आप लोग। अवध को हड़पा गया था कब और कितना ईस्वी में? जल्दी से जल्दी आप लोग टाइपिंग करके बताइए, तब हम इसका आंसर बताते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जिसका पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। और जब इसका बेटा भी था बिरजिस कादिर, लेकिन इसके पास सब कुछ था अवध में, इसका खुद का बेटा भी था, तब भी अंग्रेज को एक बहाना चाहिए था। और अंतिम में बहाना क्या बनाया? तो कहा कि इसको शासन करने नहीं आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कुशासन। क्या कहते हैं? कुशासन। तो कुशासन के आधार पर अवध को कब हड़पा? तो 1856 ईस्वी में। कुशासन के आधार पर अवध को कब हड़पा? 1856 में। तो बोले झांसी को कब हड़पा? 1853 में। सतारा को 1848। सबसे पहला शिकार हुआ था सतारा, और सतारा के राजा थे अप्पा साहेब। सतारा के राजा थे अप्पा साहेब, और इसका खुद का बेटा नहीं था, जिस कारण सतारा को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध कुशासन के आधार पर 1856 में हड़प लिया गया। चलिए आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतारा। कि अंग्रेजी का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। आप लोग सभी बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और सभी बात को कॉपी पर नोट करते चलिए। सब ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। ओह, चलिए एक बार फर्स्टली आप लोग आंसर की बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जॉन मार्शल। और इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि अजातशत्रु के कार्यकाल में कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके बाद क्या था आपका अगला प्रश्न? 1 मिनट। अगला प्रश्न, हड़प नीति के तहत किस रियासत को पहली बार हड़पा गया? इसका आंसर क्या था? सतारा। और चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग आगे का टप देखते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है चौथा नंबर। ए से एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है समाचार पत्र और पत्रिका से। समाचार पत्र और पत्रिका से आपका एक क्वेश्चन आता है। रुकिए 1 मिनट। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, और इस टाइप का एक प्रश्न आपको आता है। तो आप लोगों का अगर समर्थन रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो हम समाचार पत्र और पत्रिका पर एक अलग से वीडियो डाल देंगे, जो एक क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में अवश्य देखने को मिलता है। देखिए आपका प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, क्या है? केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो बस केसरी ही नहीं, आप एक और याद रखिएगा, केसरी के साथ साथ मराठा, केसरी के साथ साथ मराठा, और यह दोनों के संपादक जो थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। इसके संपादक थे केसरी और मराठा के। केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को याद रखना लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहते हैं, आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केसरी और मराठा का क्या होगा? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि कांग्रेस के
कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। आधुनिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो हर वर्ष होता है, इसका एक दिसंबर माह में सम्मेलन होता है, जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होता है और उस एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को हम लोग अधिवेशन कहते हैं। तो बहुत सारा अधिवेशन आपको पढ़ने को पड़ता है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस में ही फूट हुआ था, तो पहले फूट कब हुआ था? तो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 में, और इस सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, आप याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907, और इसका अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी में कांग्रेस में क्या हुआ था? फूट, यानी कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन। और कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल आप याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। और ये जब दोनों दल अलग हो गया 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में, तो यही दोनों क्या हुआ का समझौता होता। और इसी समझौता से आपका प्रश्न है, और ये समझौता कहाँ होते हुआ था? तो आप याद रखिएगा लखनऊ में। और लखनऊ में हुआ था कब? तो 1916 ईस्वी। और 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, इसको एक और नाम देते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता क्यों देते हैं? तो आपको क्लियर होना चाहिए। लखनऊ समझौता नाम इसलिए देते हैं क्योंकि सब इसमें क्या हो गया? एक, नरम दल, गरम दल, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी इस बार इससे क्या हुआ था? मिल गया था अपने विचारधारा को लेकर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जिसका अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। इसका क्या थे? अध्यक्षता किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916। और इस अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लिए थे, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे और 1916 में अपना पूरा व्यक्तित्व के साथ, राजनीति विचारधारा के साथ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन? कहता है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी, यानी सती प्रथा का अंत? तो चलिए जानते हैं सती प्रथा। सती प्रथा से आपका प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलते रहता है। सती प्रथा का जो अंत किया था, इससे 2-4 प्रश्न आपका आता है। तो पहले सहयोग किसका लिया गया? सहयोग तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से कितना ईस्वी में? तो 1829 ईस्वी में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल का नाम बोलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही सती प्रथा को 1829 ईस्वी में क्या किया गया था? अंत किया गया था। तो सती प्रथा किसके सहयोग से अंत हुआ? राजा राम मोहन राय के। कितना ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। और चार्ल्स मेटकॉफ से भी एक क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। इससे भी कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग भी फेमस है, आपको मालूम होना चाहिए। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि बोलिए आप लोग, सुगौली की संधि कते ईस्वी में? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा। सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। और आप कमेंट करिए आप सभी लोग कि सुगौली की संधि कते ईस्वी में किया था। तभी सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सुगौली की संधि कितना ईस्वी में हुआ था। ये तो मालूम है भारत और नेपाल के बीच हुआ था, और कते ईस्वी में हुआ था। और एक बात कि सुगौली है कहाँ?
सुगौली बिहार का ही एक स्थान है। बिहार के कौन जिला में पड़ता है, उस जिला को आपको कमेंट करना है कि सुगौली बिहार के कौन जिला में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी लोग जानते हैं कि अवध उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवध कहाँ पड़ता है? यूपी में। और कहता है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको मालूम होना चाहिए, भारत के बहुत सारे व्यक्ति, महापुरुष लोग किसानों के समर्थन में थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन करा है कि नेतृत्व मतलब जो हुआ उसका नेतृत्व कौन किया। तो अब इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अवध में नेतृत्व कर रहा था महात्मा गांधी तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, तो कौन किए थे? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो अवध में। तो बोलो, लेकिन सहयोग था सबका, लेकिन नेतृत्व कौन किए थे? बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था अवध में किसानों का नेतृत्व। तो आप लोग याद रखिएगा, अवध में किसानों का नेतृत्व कौन किया था? बाबा रामचंद्र। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप सीधा याद रखें, रक्तहीन क्रांति कि जापान में हुआ था कौन क्रांति? रक्तहीन, मतलब रक्त नामक कोई चीज़ वहाँ बहा नहीं था। सीधा आपका प्रश्न है कि जापान में रक्तहीन क्रांति कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी में जापान में क्या हुआ था? तो रक्तहीन आंदोलन हुआ था जापान में। 1868 ईस्वी में कौन आंदोलन? तो रक्तहीन आंदोलन। आपको इस बात को याद रहना चाहिए। जापान में कौन आंदोलन हुआ था? रक्तहीन आंदोलन। कितना ईस्वी में? 1868 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आपको मालूम होना चाहिए। पुर्तगाली से प्रश्न आपका आ सकता है कि भारत आने वाला पहला एवं भारत से सबसे अंत में जाने वाला यूरोपीय कंपनी, तो वो कंपनी कौन था? पुर्तगाल। वो कंपनी कौन था? पुर्तगाल। वो कंपनी का नाम था पुर्तगाल। याद रखना, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया, भारत आने में फर्स्ट और जाने में क्या था? लास्ट। और पहला इसका यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा। पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो आप लोग से एक प्रश्न यहाँ पर रहता है मेरे तरफ से कि आप लोग कमेंट करिए कि वास्को डी गामा भारत जो आया था 1498 ईस्वी में, हम यहाँ तक आपको बता देते हैं कि इसका स्वागत जो किया गया था वो केरल में, और राजा था वहाँ का जमोरीन। तो आप लोग से क्या प्रश्न है कि किस तट पर, केरल के किस तट पर वास्को डी गामा पहली बार पहुँचे थे? और ये कमेंट आप लोग जरूर करिए, केरल के किस तट पर वास्को डी गामा पहुँचे थे। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, और शॉर्टकट में कहते हैं डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, या शॉर्टकट में क्या कहते हैं? अल्मोडा। अल्मोडा का तरह तरह का नीति आप लोग को बहुत फेमस है, आप लोग को याद रखना है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मोडा था। चलिए याद रखना। और नीले जल की नीति भी कौन लाया था? अल्मोडा के द्वारा लाया गया था। और भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक आता है कौन? और अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक प्रश्न बहुत ही है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसको पॉलिटी से भी हम लोग जोड़ कर देखते हैं। ये प्रश्न आपका क्या है, सुनिएगा सभी लोग। वित्त आयोग सबसे पहली बात कि एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था होता है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग का काम क्या है?
तो याद रखना कि केंद्र के पास सारा पैसा जमा होता है टैक्स का, केंद्र के पास सारा पैसा जमा होता है टैक्स का। अब केंद्र से राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र से राज्य को कितना मिलेगा, यही डिसाइड करता है कौन आयोग, वित्त आयोग। तो बोलिए वित्त आयोग का कार्य आपसे पूछे तो केंद्र से राज्य को कितना रुपया मिलेगा, ये डिसाइड कौन करता है, वित्त आयोग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा पर निर्णय लेता है कौन आयोग, वित्त आयोग। कौन आयोग, तो वित्त आयोग। चलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वित्त आयोग याद रखना कि संवैधानिक संस्था है, 5 सदस्य होता है। इसका कार्य क्या होता है, केंद्र से रुपया का बंटवारा करके किसको देना, राज्य को देना, और कितना देगा ये भी डिसाइड कौन करता है, वित्त आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पॉलिटी का प्रश्न है और पॉलिटी में आप लोग को याद रखना पड़ेगा कुछ संविधान। आजकल बिहार पुलिस में नंबर लेना बहुत आसान होता है और ख़ास करके पॉलिटी में आसानी से आपको 10 नंबर दे देता है, 8 से 10 नंबर पूछा जाता है जो आसानी से मिलता है। चलिए देखते हैं, आखिर हम भी बहुत जल्द यूट्यूब पर पूरा पॉलिटी आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा पॉलिटी। आप लोग ज़रूर उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। नया चीज़ एग्जाम के समय जितना नज़दीक आएगा आप लोग के लिए उतना चीज़ लेकर आया जाएगा, कम समय में सटीक तैयारी करवाया जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता नहीं है को हाईलाइट करिए। क्यों, क्योंकि आपका इस पर ध्यान रहेगा। नहीं तो कितना लोग क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है और डायरेक्ट टिक लगा देता है और होता है क्वेश्चन नहीं है, मार देता है सही, और पहला नंबर ही गलत हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। देखिए पहला कहता है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल ही सही। विश्व का, अगर विश्व का पहला लिखित संविधान कहेगा तो अमेरिका, विश्व का पहला लिखित संविधान कहेगा तो आपका अमेरिका होगा, लेकिन सबसे बड़ा तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का संविधान है। तो पहला विशेषता है, हमको करा नहीं है। मौलिक अधिकार तो भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का चर्चा है, ये भी संविधान में है। अगला डी नीति निर्देशक तत्व को देखिए तो ये भी भाग 4 में है, और भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और यह 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में है। तो ये 3 गो तो आपका है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये आपका भारतीय संविधान की विशेषता में नहीं आएगा। देखिए 3 गो है तो आंसर कौन हो गया, सी हो गया, ये आपका नहीं होगा। भारतीय संविधान की ये आपका क्या है, भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आप ये भी याद रखिएगा कि आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिए। संविधान संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है संविधान सभा के एक नेता है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। सबसे पहली बात कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद कितना में है, तो यह अनुच्छेद 32 का बात किया है, अनुच्छेद 32 का बात किया है। और अनुच्छेद 32 ये एक प्रकार का मूल अधिकार है, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक आपका मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 भी क्या है, मूल अधिकार है। और इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आपका क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और इसको
आत्मा कौन कहा था, आत्मा कौन कहा था, तो इस बात को याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान का आत्मा कहा गया। और याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान का क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति का अध्यक्ष थे, तब प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण विविया प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उस क्वेश्चन पर पहले बात करते हैं। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, सही जवाब इसका है, देखो आपको याद होना चाहिए और सही जानकारी रखना होगा कि संसद से प्रश्न आपका आता है। संसद के कुल 3 गो अंग होता है, संसद के कुल 3 गो अंग होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। इस संसद के आपका 3 गो अंग है, लेकिन सदन कै गो है, तो 2 ही है। सदन आपका यानी हाउस कै गो है, तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और यह उच्च सदन के साथ साथ अस्थाई सदन भी है। अस्थाई सदन का मतलब हुआ कि ये कभी भंग नहीं हो सकता पूर्ण रूप से, और ये आपका कभी भी भंग हो सकता है, ये आपका कभी भी भंग हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा कब भंग हो सकता है, सही जवाब है। तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। राज्यसभा आपका पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं की जा सकती है, लेकिन लोकसभा कभी भी आपका भंग हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़िएगा। अनुच्छेद 56 संबंधित है, अनुच्छेद 56 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है क्या चीज़ से, तो चलिए इसको देखते हैं। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में है क्या, तो संसद। संसद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, भाग 5 में आपका संघ है, भाग 5 में आपका क्या है, संघ है। और संघ आपका 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें आपका फर्स्ट पढ़ना रहता है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। और इसी बीच में आता है अनुच्छेद कौन, 56। और राष्ट्रपति का ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, पूरा भारत में यही चलता है, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, यही आपका ट्रिक चलता है। तो फिट कर लीजिए कितना नंबर का है, 56। तो 52, 53, 54, 55, 56। 56 में का से होता है कार्यकाल, 56 में का से क्या होता है, कार्यकाल। तो अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से तो होगा। अनुच्छेद कितना, 56। तो यहाँ पे हम लोग मिला लिए, अनुच्छेद 56 में का से क्या है, कार्यकाल। ये राष्ट्रपति का 52 से लेकर 61 तक। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कि भारत में के राष्ट्रपति, एक कमेंट करिएगा आप लोग, सभी लोग देखते हैं आप लोग को कितना तैयारी है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह महाभियोग अनुच्छेद कितना में है, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया कौन सदन से शुरू होगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जरूर देखिए, आप लोग पता चलेगा आप लोग का कितना तैयारी है। चलिए अब कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग, देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 गो अंग, मतलब लोकतंत्र में सरकार के 3 गो अंग कहेगा, 3 अंग। तो एक अंग होता है कार्यपालिका, जो कार्य बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। पहला आपका
कार्यपालिका नहीं, विधायिका होता है। पहला आपका क्या होगा? विधायिका। लोकतंत्र के 3 अंग में पहला अंग क्या होगा? विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या हो जाएगा? कानून बनाना। दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका। विधायिका के बाद कार्यपालिका, इसका काम है कि कानून लागू करवाना। कानून लागू करवाना, कानून लागू करवाना, ये काम हो गया। और एक है न्यायपालिका। एक आपका क्या होगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होगा? देखिए इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। छोटा छोटा कीड़ा सब हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ पे है? एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 15 कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन होते हैं। देखिए लोकतांत्रिक सरकार को अगर हम एक अंग के रूप में अगर इसका बात करें तो 3 काम होता है देश में। जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो देश में तो लोकतंत्र है। अभी नीतीश कुमार विधानसभा में पास करवा दिया है कि बिहार में दारू क्या है? बंद है। तो वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ दारू क्या है? बंद है। तो पुलिस सब क्या करवाता है? देखता है कोई दारू पीने नहीं रहा है। मतलब नियम बन के कहाँ से? विधायिका से। काम कर रहा है कार्यपालिका। अगर कोई आदमी दारू पिएगा तो पुलिस का काम है पकड़ के न्यायालय पहुँचा देना, और न्यायालय से क्या देगा? सज़ा। तो आप क्या समझे कि 3 अनुसार से काम होता है। एक विधि बनाया विधायिका, एक लागू करवाया कार्यपालिका, एक अगर लागू नहीं किया तो उसको सजा दिया न्यायपालिका। तो लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि बनाना, कार्यपालिका का काम उसको लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि अगर वो लागू नहीं करेगा तो उसको क्या देना? दंड देना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए नंबर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 15 का क्या हो गया? ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए इसको 16 नंबर, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर का होता है? तो भारत का पंचायती राज होता है 3 स्तर का। भारत का पंचायती राज होता है 3 स्तर का। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे हो गया आपका ग्राम पंचायत। उसके बाद हो गया आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति। और उसके अलावा आपका तीसरा हो गया जिला परिषद, जिला परिषद। तो बोलिए ग्राम पंचायत का कितने स्तर? 3। अगर गांव लेवल का बात करें तो ग्राम पंचायत, अगर प्रखंड लेवल का बात करें तो पंचायत समिति, जिला लेवल का बात करें तो जिला परिषद। तो आपका कितना स्तर हो गया? 3 स्तर। भारत में पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। आप तीनों स्तर को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013 ईस्वी में। इस प्रश्न को याद रखिएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013 ईस्वी में हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 ईस्वी में। डेट अगर आपसे पूछे तो 10 सितंबर 2013 में भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था 10 सितंबर 2013 ईस्वी को। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक में, राष्ट्रीय प्रतीक जो स्वास्तिक होता है उसमें कहता है कि सिंह के अलावा एक, इसका क्वेश्चन का थोड़ा डाउटिंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है? चलिए क्वेश्चन आपका सही है। और याद है ना कि कौन सा है? तो बैल और आपका घोड़ा का। बैल और आपका किसका? घोड़ा का हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैल और किसका हो जाएगा? घोड़ा का। याद रखिएगा बैल और किसका हो जाएगा? घोड़ा का प्रतीक है राष्ट्रीय प्रतीक में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। किसके अलावा? सिंह के अलावा। तो स्वास्तिक में सिंह के अलावा कौन कौन चीज़ है? बैल और है घोड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें थोड़ा बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच कितने डिग्री, 0 डिग्री। इससे ऊपर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे में आपका 23.5 डिग्री साउथ। चलिए ऊपर में हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर में 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे में 66.5 डिग्री साउथ, और उसके नीचे सबसे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एक मिनट आप लोग रखिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। सबसे नीचे में होगा 90 डिग्री साउथ। देखिए ये है आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये है आपका मकर रेखा। ऊपर वाला हो गया कर्क रेखा, नीचे वाला हो गया मकर रेखा। सूर्य जो हमारा है कर्क से मकर, मकर से कर्क, कर्क से मकर, मकर से कर्क। नीचे जाता है तो उसको कहते हैं दक्षिणी अयनांत, और ऊपर जाता है तो क्या कहते हैं, जिस दिन के बाद उत्तरी अयनांत। तो याद रखना 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, और इसके बाद सूर्य किधर चल जाता है, ऊपर। सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है, उसके बाद कहाँ चल जाता है, ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन आया कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत कै दिसंबर होगा, 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखिए। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का अक्ष अगर झुका नहीं होता, पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरण केवल लंबवत कहाँ पड़ता, तो आप लोग याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। कौन रेखा पर, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। इसी का नाम आपका है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधा नहीं है। पृथ्वी देखिए, आप लोग पृथ्वी को देख रहे होंगे सभी लोग कि पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है, अपने अक्ष पर सीधा नहीं है। सीधा रहता तब ऐसे रहता, लेकिन ऐसे है तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका है, और तल से 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 और तल से 66.5, जिस कारण से हम कहते हैं कि सूर्य कर्क रेखा से मकर और मकर से कर्क करता है। अगर लंब झुका नहीं रहता तो केवल लंबवत कहाँ पड़ता, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ, ये सीधा सीधी आपको इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। इस क्वेश्चन को सीधा सीधी आप लोग याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखो, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन आपका है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा कि रबर में सबसे अधिक फेमस कौन है, केरल। रबर में प्रसिद्ध कौन है, केरल, और केरल ही सबसे अधिक रबर का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो 22 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। केरल का उत्पादन, रबर का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, केरल राज्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है, यानी सबसे बड़ा समुद्र कौन है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर से एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रिंग्स ऑफ फायर देखने को मिलता है। रिंग्स ऑफ फायर यानी क्या, आग की अंगूठी। अब कहिए सर ये आग की अंगूठी क्या है, तो इतना ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है भूमध्य सागर में, प्रशांत महासागर में इतना ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है कि वहाँ पर एक घटना मिलता है, रिंग्स ऑफ फायर, आग की अंगूठी की तरह चारों तरफ से बन जाता है प्रशांत महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम देखने को मिलता है। यूरेनियम का रिजर्व सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, विश्व का सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन और आता है, सबसे छोटा महादेश
सबसे छोटा महादेश से क्वेश्चन आएगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आएगा, सबसे अधिक मरुस्थल, सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात को याद रखना। इसका राजधानी ऑस्ट्रेलिया से आपका एक मिनट चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछे तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होगा? कैनबरा। सबसे अधिक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और सबसे अधिक यूरेनियम रिजर्व भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा होती है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन की बहने की दिशा आपका पूछा जाएगा, क्या होगा? कौन गोलार्ध में? तो दक्षिण गोलार्ध में। देखिए यहाँ पर नीचे में कह रहा है, यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे गोलार्ध को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर खास करके कौन पवन कहे? व्यापारिक पवन। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आप याद रखिएगा, नक्शा में याद रखिएगा कि आपका ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। तो आपका कह रहा है उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो यही उत्तर पश्चिम से निकलता है और दक्षिण पूरब ऐसे चलता है। तो यही दिशा होता है, यही दिशा होता है कौन पवन का चलने का? व्यापारिक पवन का चलने का। तो उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूरब चलता है कौन पवन? व्यापारिक पवन। कौन गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में। कौन पवन? व्यापारिक पवन। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है कौन सा शहर? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? नासिक, बिल्कुल ही गोदावरी नदी किनारे है। नांदेड़ भी गोदावरी नदी किनारे है। निजामाबाद भी गोदावरी नदी किनारे है। तो कौन नहीं है? तो नक्सारी, क्या है? नक्सारी जो आपका है वो गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, आपको याद रखना है। नासिक आपका गोदावरी नदी किनारे है ही, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 27। सभी लोग क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना? 27 नंबर क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार? बहुत ही गौरव का बात है कि हमारे भारत में सबसे अधिक बड़ा भंडार पाया जाता है थोरियम का। किसका पाया जाता है? थोरियम का। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। कि भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन हो जाएगा? थोरियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब? तुरंत कमेंट करिए कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? आप सभी लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। और बिहार में ही सबसे अधिक लीची होता है। बिहार के कौन जिला? तो आपसे याद रखिएगा मुजफ्फरपुर। बिहार का कौन सा जिला पूछ दे तो मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे अधिक लीची का क्या करता है? उत्पादन करता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होगा? तो देखिए सबसे मुख्य बात है कि भूक्षरण यानी जमीन का अपरदन ज़्यादा हो जाता है। ज़मीन का अपरदन क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक नदी बह रहा है, अगर ये नदी यहाँ से यहाँ तक मिट्टी काट ले, ये यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए इसका चौड़ा होते गया। फिर यहाँ से यहाँ तक काट दे, यहाँ से यहाँ तक काट दे, फिर इतना चौड़ा हो गया। तो याद है नदी घाटी के चौड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है पारस्परिक अपरदन, या इसको क्या कहते हैं? भूक्षरण। क्या कहते हैं? भूक्षरण। अब अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न।
जवाब दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? इसमें आपका शहर लिखा है, अगर कहता सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो बिहार का। सबसे अधिक लिख देते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या, एक मिनट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका क्या होगा? बिहार का। किस राज्य का होगा? बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का होगा? बिहार का। आपका क्वेश्चन है जनगणना और एक क्वेश्चन कि बिहार जनसंख्या के दृष्टि से भारत में कै नंबर पे है? तो तीसरा। 1 नंबर पे यूपी है, 1 नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे अपना कौन है? बिहार। 3 नंबर पे कौन है? बिहार। जनसंख्या आप याद रखिएगा जनगणना 2011 के हिसाब से आपका पूछा जाता है। तो ये जो आपका प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या, राज्य को शामिल नहीं किया, अब बिहार का कहीं नाम भी नहीं है, तो ये आपका है क्या? तो एक तरह से समझिए शहर का यही या केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31 और 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीएसटी। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा जीएसटी है क्या। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर, कर मतलब टैक्स। कैसा टैक्स? तो अप्रत्यक्ष टैक्स। देखिए टैक्स 2 प्रकार का होता है। अगर जिस व्यक्ति पर लगाए और वही जमा किया तो ये हुआ प्रत्यक्ष। लगाए किसी और पर और जमा कोई और कर रहा है, जैसे कि अगर एक कॉपी खरीदने जाते हैं 18% जीएसटी, एक पेन खरीदने जाता है 18% जीएसटी। लगाया कौन? सरकार। अगर लिंक ग्लेसर का पेन लेना गया तो कंपनी लिंक ग्लेसर पर, अब भुगतान कौन कर रहा है? जनता। तो ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। तो भारत में जत्ते अप्रत्यक्ष कर है सबको मिलाकर एक एक नाम देता है क्या? जीएसटी। तो जीएसटी कैसा कर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, खास करके बिहार पुलिस। ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो क्या मारिएगा? जीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप याद रखिएगा। और लागू करने वाला इसका पहला राज्य आपका है असम। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम, जो 1 जुलाई 2017 को क्या किया था? लागू किया था। तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? असम। तो बोलो जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहले तो यही जानना पड़ेगा कि दार्शनिक होता क्या है। देखिए प्रणाली आपका संख्या पद्धति में 2 प्रकार का होता है। संख्या पद्धति का 2 प्रणाली होता है। एक होता है आपका दार्शनिक, एक होता है द्विआधारी। एक होता है दार्शनिक और एक होता है द्विआधारी। दार्शनिक क्या होता है? जो हम लोग यूज करते हैं 1, 2, 3, 4 आपका क्या हो गया? दार्शनिक। द्विआधारी क्या होता है? तो 0 और 1 से मिलकर या अकेले अकेले मिलकर बनने वाला। तो 1 का तो द्विआधारी 1 ही हो जाता है, लेकिन 2 का क्या होगा? तो 1 का 2 का 2 नहीं होगा बल्कि 10 होगा। देखिए 1 और 0 से मिलकर बनेगा। 3 का क्या होगा? तो यही मिलने वाला 11 हो जाएगा। 4 का कते हो जाएगा? तो 1/100 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? तो 101 हो जाएगा। तो ये आपका द्विआधारी है और ये आपका दार्शनिक है। तो कह रहा है भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया? 1957 ईस्वी में। किस वर्ष? 1957 ईस्वी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1900 क्या हो जाएगा? 57। अब अगला देखो 33 नंबर आपका प्रश्न। कर्नाटक में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसके समान होता है? संगीत के समान होता है क्या? इसको कहते हैं आलाप। क्या कहते हैं? आलाप। ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होता है और उसको क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य डॉट डॉट विकास पर बल देता है। देखिए, एक विकास होता है जो सही या गलत का क्या करे, पहचान करे, सही या गलत का पहचान करे, तो इस विकास को हम लोग नैतिक विकास कहते हैं। सही गलत की पहचान करना कौन विकास होगा, तो नैतिक विकास होगा, और सही गलत की पहचान करना ही आदर्शवादी सिद्धांत कहलाता है। कौन हो जाएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नागरिक विकास और नैतिक विकास। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। सही गलत की पहचान करना ही कौन विकास होता है, नैतिक विकास होता है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं, योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस सीधा क्वेश्चन रटने वाला याद रखिएगा। देखो, भारत का धरोहर, भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति, उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोकनायक जिसको कह सकते हैं आप लोग, नाम उसका क्या है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, बहुत ही फेमस थे कथक नृत्य में। और कथक नृत्य कहेगा कहाँ का, तो आपका ऑप्शन में यूपी रहे तो यूपी भी मारिए, अगर यूपी ना रहे तो उत्तर भारत रहेगा। यूपी ना रहे तो क्या रहेगा, उत्तर भारत। उत्तर भारत या यूपी का प्रसिद्ध नृत्य कौन है, कथक नृत्य। उत्तर भारत और यूपी का प्रसिद्ध नृत्य कौन है, कथक नृत्य। और कथक नृत्य के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन थे, बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन, सीधा सीधा ना आकारिकी। जीवों के आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहला जाएगा, आकारिकी कहला जाएगा। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और इसका क्या हो जाएगा, आकारिकी। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताए, तो प्रोटिस्टा। क्या होता है, प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव का दिया गया नाम क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है। इसको अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन सामान्यतः समान रूप से में होता है। सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, पाचन संबंधी 3 क्वेश्चन तो बहुत ही चर्चित है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा से। पूर्ण कहाँ हो जाता है पाचन, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया शुरू होता है मुख गुहा से और पूर्ण होता है छोटी आंत में। और जल का अवशोषण किया जाता है कौन आंत में, बड़ी आंत में। जल का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में। ये 3 प्रश्न आपका पाचन से बार बार देखने को मिलता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, इसीलिए आप तीनों क्वेश्चन को याद रखिए। समान रूप में कहाँ होगा, तो छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 देखते हैं। उभयचर जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। और उभयचरों में शोषण की विधि कौन सा होगा, तो मुख से, त्वचा से, फुसफुस से, सभी से हो जाएगा। मुख से भी होगा, त्वचा से भी होगा, और आपका फुसफुस से होगा, सभी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41। रक्त समूह प्रणाली का खोज किसने किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त का प्रणाली ए होता है या बी होता है या ओ होता है, एक होता है ए बी। ये सभी आपका क्या होता है, रक्त का प्रणाली होता है। और आपको याद रखना कि रक्त समूह प्रणाली का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 42। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में हमको बताए आप लोग को कि नहीं है, तो उसको तुरंत हाईलाइट करिए, क्योंकि फोकस रहना चाहिए नहीं पर। बताइए, गर्भाशय तो मादा में होती है, अंडवाहिका वो भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका किसका भाग है, पुरुष का। शुक्रवाहिका किसका भाग है, पुरुष का। अंडाशय भी मादा का, तो कौन नहीं होगा, शुक्रवाहिका ही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 43।
डॉट डॉट ने अधिकृत चरित्र का विरासत के बारे में लेमार्क ने बताया। विरासत के बारे में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा दिया गया था विरासत का सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला 44 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का खोज। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? लवक 3 प्रकार के होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जड़ में कौन रहता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़ में कौन रहता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़ में कौन रहता है? ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में क्या समृद्ध रूप से रहता है? तो ए और डी। मछली के तेल में रहता है ए और डी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर का कौन हो जाएगा? घास आपका अगर प्रथम पोषी स्तर का है तो तृतीय पोषी स्तर में कहा जाता है कौन हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, मेढक। कौन हो जाएगा? मेढक। तृतीय पोषी स्तर में कौन हो जाएगा? तो मेढक होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, दूध की सघनता या दूध का घनत्व, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, दूध की सघनता पूछे या दूध का घनत्व पूछे, लैक्टोमीटर। कौन होता है? लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की घनत्व या दूध की सघनता की क्या करते हैं? माप करते हैं। सघनता का मतलब ही क्या होता है? घनत्व। सघनता का मतलब ही क्या होता है? घनत्व होता है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका सवाल है कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हुए इतना 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति यानी चाल क्या होगी? देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है, तो प्रारंभिक वेग है u। अब कह रहा है कि त्वरण उसका एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी दे दिया है कहते हैं 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि अंतिम यानी भी अंतिम वेग कहते होगा। तो जानते हैं v बराबर क्या होता है? u प्लस at। मान रख दीजिए, u दिया है 40, 4 गुने कहते 10, तो 40 प्लस 10 चौका 40, 40 कितना हो गया? 80 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर नंबर कौन हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, ये आपका न्यूटन गति के पहले नियम से। डॉट डॉट के का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए क्या होता है? तो एनीमोमीटर। हवा के वेग मापने के लिए किसका होता है प्रयोग? हवा का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर। देखिए, आज हम लोग 100 प्रश्न नहीं करा पाए, अगले वीडियो में 51 से हम लोग शुरू करेंगे। और अभी थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब भी हम लोग हो रहे हैं, तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके रख लें कि आगे आपको बहुत सारा प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में क्या होगा? मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।